एलटीटी ने ऐसे ग्रेनेड निकाला और ऐसे फेंकना चाहा और मेरी नजर उस पर पड़ी। वो निकलते ही मैंने उसको कैच करा और उसी उग्रवादी को ठोक दिया वापिस और लगते ही वो बड़ाम दे फटा और मैं गाड़ी में लेट गया। एक सेकंड के 100वां हिस्सा में फौजी को सोचना पड़ता है कि गोली की रफ्तार बहुत तेज होती है। आंख मिची और दुर्घटना घटी। जिस तोलोलिंग का जिक्र करते वो टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार था। तोलोलिंग के साइड में जो नाला सा बनता उस नाले में मैं ऐसे पीछे गया। मैंने उसको ऐसे देखा, मुझे यार ये जगह बढ़िया है, यहाँ से आम आदमी तो नहीं चढ़ सकता। अगर इधर से हम अगर रस्सा बांध के पीछे से चढ़ जाए तो दुश्मन के बिल्कुल नजदीक हो जाएंगे। बोले बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो भाई तुम, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। बोले ले रहे हो तो ले रहे। मेजर अनवर खान संभाल, बहुत दे रहे हो गाली काटते हुए। हिंदुस्तान का सिपाही गाली नहीं देता, गोली देता है। मेरे को संभाल। मैंने वो कमांडो टाइगर काटा, फिर काटते मतलब उसका सिर पकड़ाया, सिर गच बैठाया दे। बोले आ और मैं जैसे बात आई जय बोलता ऊपर गया और जाने के बाद मुझे जय बोली जोर जोर से। उस टाइम में मेरे साथी किसी ने जय नहीं बोली। जब मेरी गोडी गल गया, मैं दोस्तों मेरे दोस्त गए राम का बहुत बुरी करी बाबा। वो कारगिल का पहला झंडा था जो आपने कई बार ऐसे देखा हो ना, झंडा 7 बजे खड़ा हुआ, वो मैं था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। करगिल के युद्ध में यह पहले पलटवार, पहली जीत और चोटी पर लहराते पहले तिरंगे की कहानी है। असली होने के बावजूद यह कहानी पूरी फिल्मी है। जहां हीरो को 1 नहीं 2 नहीं 18 गोलियां लगती हैं, वो फिर भी जंग में डटा रहता है और तिरंगा लहराकर जिंदा लौटता है। यह कहानी 2 राजपुताना राइफल्स के उन सभी वीरों को भी समर्पित है जो तोलोलिंग के असंभव मिशन के लिए निकले थे। और यह कहानी सुनाएंगे तोलोलिंग के महावीर दिगेंद्र सिंह कोबरा, जो मौत के मुंह से वापस लौटे 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारकर। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो, सुन रग रूटी सरदार। अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो, सुन रग रूटी सरदार। अरे पूरी गति हो रही सूरों की, इज्जत है कायर कूरों की, करे परोपकार से प्यार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो, सुन रगरूटी सरदार। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। इस बॉडी में जो डीएनए है वो एक आजाद हिंद सैनिक की पुत्री का डीएनए है। अच्छा। और एक आजाद हिंद सैनिक का डीएनए है। मेरे नाना जी आजाद हिंद में शहीद हो चुके थे। 1948 की लड़ाई में मेरे पापा के 5 गोलियां लगी थी पीर बड़े सिंह की पहाड़ी पर। हमारे पापा जी यही कहते थे, बेटा इस धरती का नाम वीर भोगा वसुंधरा है। तो सत्य की जीत होती है हमेशा बेटा, और वीरों की जीत होती है। नाना स्वतंत्रता सेनानी, पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा। 47-48 के युद्ध में 11 गोलियां खाने के बाद भी हार नहीं मानी थी। यही संस्कार अपने बेटे को दिए और सेना में भर्ती होने को प्रेरित किया।
जितना समय दिगेंद्र ने भारतीय सेना में बिताया, उतने ही किस्से उनके नाम के साथ जुड़ते चले गए। तो ये कोबरा क्यों कहते हैं आपको? ये नाम कैसे कमाया आप? पवन ऑपरेशन श्रीलंका में शुरू होगा तो हमारी बटालियन के 36 आदमियों को वहां बुलाया गया था और उसमें हमारी प्लाटून को नियुक्त किया गया। अच्छा। तो वहाँ हमें 15-20 दिन या महीना 2 महीना हो चुके थे। तो वह जनरल साहब की गाड़ी में ऐसे जीप में चलते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे पुड़िया थी और उसके नीचे से वो पानी बहता था और उस पुड़िया को हमने ऐसे, जनरल साहब की गाड़ी थी यहाँ से क्रॉस होती है और हमारी ओपन जीप थी, उसमें मैं इस साइड में ऐसे बैठा हुआ था, इस साइड मेरा दूसरा साथी था, 2 सामने थे। तो वो मेरी नजर मतलब ऐसे थी। तो वो LTT ने ऐसे ग्रेनेड निकाला और ऐसे फेंकना चाहा जनरल साहब की गाड़ी में। तो जनरल साहब की तो स्पीड से निकल गई और वो हमारी गाड़ी आ गई और मेरी नजर उस पर पड़ी। वो निकलते ही मैंने उसको कैच करा और उसी उग्रवादी को ठोक दिया वापिस। उसका यहाँ लगा और लगते ही वो बड़ाम दे फटा और मैं गाड़ी में लेट गया। और लेटते वो बड़ाम दे जैसे ही फटा और वो उग्रवादी तो खत्म, धुआं दो रहा, हमने गाड़ी बचाई, आगे चले गए। तो जनरल साहब 5 किलोमीटर पर गए तो वहां रोका तो उन्होंने पूछा, बोले वो उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ही ठोक दिया, वो जवान कौन सा था? बोले सर अपना ये राइफलमैन दिगेंद्र था। बोले दिगेंद्र नहीं, ये तो कोबरा है। उस दिन से मुझे भारतीय फौज पूरी कोबरा कहने लगी। बहादुरी के ऐसे ही झंडे बुलंद करते हुए दिगेंद्र सिंह को भारतीय सेना में 13 साल हो चुके थे जब 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ा। दिगेंद्र की यूनिट 2 राजपुताना राइफल्स उस समय कुपवाड़ा में थी जब उन्हें करगिल पहुंचने का आदेश दिया गया। तोलोलिंग पे नुकसान हो रहा था, लेकिन कोई उसको तिरंगा लहरा नहीं रहा था वहां। जी जी जी। जिस तोलोलिंग का जिक्र करते हैं वो टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार था, जो हमारा सौभाग्य, हमारी बटालियन 2 राज्यों का सौभाग्य था कि उससे पहले उस पर 3 बटालियन ने हमला किया था। एक बटालियन के 16 सैनिक, एक के 18 और एक के 22 शहीद हुए थे और एक बटालियन की तो डेड बॉडी भी 14 दिन बाद बिठाई थी। लेकिन वहां कैजुअल्टी पे कैजुअल्टी हो रही थी, कोई कामयाबी नहीं। 31 मई को हमारी यूनिट को दिया टास्क वहां तोलोलिंग पे हमारे सीओ साहब थे कर्नल MB रविंद्रनाथ। तो वो बोला कि आपने 36 घंटे का टाइम मिला कारगिल जाने के लिए। तो हम वहां कुपवाड़ा से 36 का 24 घंटे में पहुंच गए। द्रौपदी कुंड नाम की जगह है, वहां पर हमारी बटालियन को बोलो क्लाइमेट शूट करो फटाफट पहाड़ियों पर जाकर के हम दौड़ के पहाड़ियों पर जाते थे सांस, क्योंकि अल्टीट्यूड में हम पहले गए थे लेकिन अभी नए ताजा गए तो क्लाइमेट शूट तो करना ही पड़ता है। आपकी उम्र उस समय कितनी थी? मैं उस टाइम पे बिल्कुल जवान था, 30 साल का। अच्छा। यानी कि जवानी की असली जवानी 30 साल ही होती है। हाँ। तो उस टाइम 30 साल का था। 30 साल का। हाँ। हाँ। द्रास में जब गड़बड़ी की पहली आशंका नजर आई थी तब 18वीं ग्रेनेडियर्स को घाटी से द्रास मूव कर दिया गया था। तब आकलन यह था कि चोटी पर 8-10 घुसपैठिए हैं बस। सैनिकों से कहा गया ऊपर जाओ, गर्दन पकड़ के सबको नीचे ले आओ। नागा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स 3 रेजिमेंट के सैनिक ने 2 ओर से तोलोलिंग पर जाने का प्रयास किया पर बढ़त हासिल नहीं कर पाए। 17 मई को भारतीय वायुसेना ने तब अपना पहला टोही विमान निकाला। जो तस्वीरें सामने आई, स्थिति एकदम साफ हो गई और 26 मई को भारत ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। पर तोलोलिंग की लड़ाई भीषण होती जा रही थी। यहां 1 महीने बाद भी कामयाबी नहीं मिली थी। पर ग्रेनेडियर्स के अनुभव को समझकर अब राजपुताना राइफल्स अपनी योजना बना रहे थे। शिव साहब ने पूछा, बोलो भाई सभी कमांडर बताओ अपनी अपनी राय बताओ। हम सब ने बोला सर ऐसे है, माइन फील्ड को उठाया जाए, कोई कुछ कहे, कुछ अपनी अपनी राय। सभी नहीं थी और सभी कमांडर तगड़े थे, जब राय थी जो सभी। फिर मेरे को पूछा, बोले हाँ बेटा दिगेंद्र कोबरा बता तू। मुझको सर मैं वो तोलोलिंग के पीछे की तरफ गया था और वहाँ ऐसे पत्थर है, वहाँ पत्थरों के साथ साथ में ऐसे इस प्रकार से मैं गया था पीछे और वहां से तकरीबन 80-90 या 100 मीटर या 110 मीटर होगी। वहां मतलब ऐसे खड़ी है, वो थोड़ी सी वहां रस्सा बांध दिया जाए पीछे से तो दुश्मन का बिल्कुल नजदीक पहुंच सकते हैं अपने। बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मगर सर मैं माउंटिंग वेलफेयर कोर्स है मेरा, कमांडो है, PT है, कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ। बोले वो रस्सा बांधेगा? मुझको सब बंद हुआ। दरबार हुआ सुबह तो हम गए वहां पर, तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था
तो उस जगह बैठा तो जनरल मलिक साहब ने वो सैन मॉडल बनाया तोलोलिंग का, भाई ये तोलोलिंग पहाड़ी है और यहाँ हमारी भारतीय सेना ने बहुत भयंकर कैजुअल्टी देती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब बताओ किसी भी कमांडर को कोई शक, कोई पूछना चाहता है, कोई राय, कोई बताओ मुझे। तो मैं वहां खड़ा हूँ, सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा। मुझे सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? मुझे तोलोलिंग इस प्रकार से है, फौज में मुझे साहब मरने के लिए नहीं है। बोले तो मुझे मारने के लिए है साहब। सही तो मेरी नॉलेज में मरना बहादुरी नहीं है साहब, मारना बहादुरी है। मेरे बाप ये कहता, बोले मार के जंग जीती जाती है बेटा, मर के नहीं जीती जाती। एक सिपाही के ऐसे जज्बे ने जनरल मलिक का दिल जीत लिया। दिगेंद्र जैसे अनुभवी और बहादुर सिपाही के नाम भर से पूरी पलटन में हौसला भर जाता था और उनकी खासियत थी आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना। जो पहली रेकी पार्टी होती थी जी, और जो रस्सी सही से बांधते, क्योंकि उसमें रोप एक बार बंध गया उसके बाद उस रास्ते पर चलना है सबको। जी जी, तो आप 80% काम कर देते थे। तो जी, ये जो करगिल वॉर में किसी भी बैटल में, किसी भी लड़ाई में जीत का श्रेय जाता है, ये सब उस पहले सैनिक को जाता है जो वो रोप बांध कर आता है ऊपर तक। पहले तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर ये लैंड में चल रहे, हम आरडी परेड में चले, तो पहला सिपाही का तो कैमरा तो उसी पे जाएगा। हाँ। भाई वो पहला तो हाथ वही चलाओगा ना। हाँ। या कमांड देगा तो बोले परेड सावधान, सामने से तेज चाल, तो पहला ही बंदा कदम मारेगा पहला। तो पहल तो किसी को तो करनी पड़ेगी। तो पहल आपने कर दी थी जी। रात के सन्नाटे में या तो बर्फ से कपकपाहट थी या फिर सन्नाटे को चीरते धमाकों की थरथराहट। कील ठोकते, रस्सियां बांधते सैनिक आगे बढ़ रहे थे। वहां तो पता ही नहीं कितने मोर्चे हैं, और उस टाइम पे हमने बिफोर्स गन का डायरेक्ट फायर करा। मैं शिव साहब को बोला, मुझे सर डायरेक्ट फायर चाहिए तोलोलिंग पर। बोले क्यों? डायरेक्ट फायर का फायदा, मेरे को इनडायरेक्ट फायर ऐसे पड़ता है, अगर वो मेरे पर पड़ेगा तो छोलता ही ले जाएगा। अगर इनडायरेक्ट फायर यहाँ से पीछे से आओगा और यहाँ जाएगा तो पाकिस्तान में फाटेगा, और यहाँ टकराओगा तो यही फट जाएगा, मेरा तो नुकसान नहीं होगा ना। अरे बोले शाबाश। तो वो सारी गन उसके ऊपर इस प्रकार से डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दिया। और जब तक मैं वो रस्सा बांधा, जब तक वो डायरेक्ट फायर होता गया। फिर मैं 14 घंटे में रस्सा बांध दिया और मेरे शिव साहब को बता दिया मैंने, मुझे साहब मन ने अपना काम कर दिया। बोले तू चीफ से बात करे एक बार, चीफ साहब को बता। हाँ। बहुत खुश होंगे। तो मैं बताऊं क्या? हाँ। बोले तू बता यार, क्या दिक्कत है? मगो साहब जय हिंद। बोले हाँ बेटा दिगेंद्र बता, कैसी पोजीशन है? मैं मगो साहब उसके ऊपर मैंने दूरबीन 14 घंटे बांधा ना मैंने उस टाइम पे, ठोकता तो वो गन ऐसे लग रही, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई पत्थरों का संगठ ऐसे मोर्चे, एक मोर्चा यहाँ, एक वहाँ, और एक वहाँ, एक वहाँ, इस प्रकार से वो मोर्चे लगे हुए थे। हाँ। 12 जून की रात तोलोलिंग पर फाइनल चढ़ाई की योजना थी। तोलोलिंग को मुक्त कराने के लिए मेजर विवेक गुप्ता की कमांड में टीम तैयार थी। नायक दिगेंद्र कुमार सिंह, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सूबेदार सुरेंद्र सिंह राठौर, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंह, लांस नायक बच्चू सिंह, सीएमएच जशवीर सिंह और हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया पर जिम्मेदारी थी। तोलोलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान ने 11 बंकर बना रखे थे और तोलोलिंग फतेह के लिए इन बंकरों को उड़ाना जरूरी था। 12 जून की रात को मैंने 18 हैंड ग्रेनेड और 350 गोली AK-47 की और एक AK-47, एक पिस्टल, एक कमांडो डैगर जो इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड में भिगोया होता है, वो मैंने चक्कू लिया था। मगो साहब पहले बंकर के अंदर मां बर्बाद कर दूं। तो सुल्तान बाबूलाल बोलता तो साहब जी दूसरा बाबूलाल के नाम लिख दो। वसीयत जसवीर बोलता है हम मेरठ के शेर है, सेम टू सेम आवाज बता रही हूँ आज उनकी। बोले हम मेरठ के शेर है, पाड़ के दिखा देंगे, हम हर युद्ध में जीत हासिल करिए। बोले तीसरा मैं शाबाश भाई।
बोलो वो सुमेर सिंह राठौड़ बोलता है हाँ भाई राजस्थान के शेर है हम, चौथा हम भी उठाएंगे बोलो। फिर गुप्ता साहब बोले अच्छा तुम ही हो तो मैं किस लिए आया हूँ? बोले 5वां मैं कम्युनिकेशन साहब आप बीच में ठीक है। हाँ। मैं बोले आप बीच में ठीक है। तो बोले ओके। ऐसे सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक सुरेंद्र नायक, वो लेस नायक बच्चन और चमन और वो सिपाही, हम सब के वो 10 बैंकर है ना। जब तक तो हम उसके सांप की तरह रेंगते हुए उसके पास जाएंगे और जा करके उसमें ग्रेनेड लूपिंग करेंगे ताकि हमारी कैजुअल्टी कम से कम हो और जीत हमारे को निश्चित मिले। और ये रात के समय आप लोग आके ये रात को समय 12 जून की वो घनघोर रात जो खुद का हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा। रात के 8:30 बजे जब अंधेरे की चादर ओढ़कर टुकड़ी उस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी। हड्डियों को गलाती बर्फीली हवाएं चल रही थी और इस चुभती सर्दी में रस्सी के सहारे जवान अपने मिशन की ओर बढ़ रहे थे। हम जैसे सांप की तरह रेंगते हुए गए, अंदर जैसे गए तो मेरा बैंकर सामने ऐसे ही बैंकर आया मेरे नजदीक। तो उसमें चारों तरफ तो बर्फ पड़ी हुई थी और वो बीच में काला काला मुझे ऐसे दिखाई दिया। मैं सोचा कहीं काला पत्थर है, इसको पकड़ ले। तो उसमें जैसे हाथ डाला तो दुश्मन की बैरल आ गई मेरे हाथ में। ओहो बैरल। और डालते ही मैंने के अंदर धोखा क्यों फायर तो कर नहीं लिया था वो। और मैंने जैसे ही अपनी तरफ ऐसे फायर उसने खींचा और वो कहीं खड़ा ही था बैंकर के अंदर दुश्मन। और उसने डर से फायर किया तो पहले गोली यहाँ लगी मेरे ये अंगूठे में, ये अंगूठा उठ गया। और उसके बाद में ये गोली लगी तो मेरे को पता ही नहीं चला। ये इस जगह पर ये देखो 3 गोली यहाँ लगी। ये 1 2 3 गोली ये लगी और 2 गोली लगी AK-47 में यहाँ से, वो भी मेरे हाथ से छूट गई। अरे मेरे को भगवान बहुत बुरा धोखा। मैं सोचा तो धोखा होगा अपने साथ में। तो गोली लगती है तो उस समय कैसा महसूस होता है? उस समय कुछ भी नहीं पता चलता। रियलिटी पूछे तो मतलब हेड शूट और चेस्ट के बीच में लगता है तो आदमी डेथ हो जाता है, वो बोलता नहीं। बाकी कोई भी हिस्से में गोली लगती है तो वो इस प्रकार से लगती है ऐसे, जैसे कपड़े का झटका सा नहीं लगता, ऐसे होता है। गोली का लगते है तो दर्द नहीं होता, लगते ही नहीं होता है, बाद में तो भयंकर दर्द होता है। तो वो तो मतलब एक फौजी है, मैं तो कमांडो था। अगर मेरा तो कोई ऐसे हाथ काटे तो भी मैं तो रोऊंगा नहीं। पर आपको ये दाहिने कंधे में 3 गोली लग चुकी है। ये गोली लगी लेकिन ये अंदर ज्यादा नहीं गई। ये साइड में मेरी 2 आंगल खाल छोड़ती गई और हाथ भी नहीं टूटा इसमें। अगले हाथ में जाकर के ऐसे फिट होगी लेकिन मेरा हाथ बरकरार काम कर रहे हैं। मतलब भगवान चाहते थे और रखा था कि दिगेंद्र साहब अभी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। मालिक है वो तो सबका वही है। और आपका अंगूठा ये उड़ चुका था। ये अंगूठा उड़ गया। दुश्मन के इतने करीब गोलियों से छलनी और हाथ से मशीन गन भी छूट चुकी थी। दिगेंद्र को जल्द ही कोई ऐसी योजना सोचनी थी कि मिशन फेल न होने पाए। अब आगे क्या? अब आपको लग गई 3 गोली, चौथी गोली अंगूठे पर। तो अब आपने क्या किया? अभी मैंने एंड टू एंड अपने पीठू में से ग्रेनेड निकाला 1 और 2 और वो जो बैंकर तक झांकी थी ना उसमें गट ठोका। अच्छा। ठोकते ही ना मेरे प्राण दे फटा। फटते अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर, काफिर का अटैक। काफिर हिंदुस्तानी काफिरों का अटैक है। पहला बंकर नष्ट हो गया। दिगेंद्र ने अपना वादा निभाया था, लेकिन अब बाकी की कार्रवाई में तेजी की जरूरत थी क्योंकि दुश्मन अलर्ट हो चुका था। अभी वो तो याली बोले हमारे बोले बोला राजा रामचंद्र की जय, बोले बजरंगबली की जय। और डट चोटी पर पहुंचने तक टुकड़ी को एक भी कैजुअल्टी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त जब दिगेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका कलेजा तार-तार हो गया। और मैं जैसे बात आई जय बोलता ऊपर गया और जाने के बाद में जय बोली जोर जोर से। उस टाइम में मेरे साथी किसी ने जय नहीं बोली। जब मेरी गोडी गड़ गया मैं कहा दोस्त मेरे दोस्त गए राम का बहुत बुरी करी भगवान। एक भी साथी जय नहीं बोली। कमांडिंग ऑफिसर मेजर विवेक गुप्ता समेत सभी साथियों को दुश्मन की गोलियां लग चुकी थी। कुछ बंकर नष्ट हुए थे पर मिशन पूरा नहीं हुआ था। अब मैं वहां से क्या करा, फर्स्ट एड किया और मेरे साथियों ने 30 आदमियों को मार दिया। कोई
10 मिनट में, कोई घंटे में, कोई आधे घंटे में, सब के सब मेरे 9 साथी सुबह साहब सुबह 4 बजे शहीद हुआ। सुबह 4 बजे शहीद हुआ। पूरी लड़ाई ये अंधेरे में ही चल रही, अंधेरे में चली। तो सुबह 4 बजे तक मैं कभी इस साइड में गन के पास जाऊंगा, ऐसे रेंगता और मैं सोचा थी कि अंदर अगर ढीला पड़ेगा तो तू खत्म हो जाएगा। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए ही दुश्मनों को मार रहा था। मतलब क्या है कि रुकते ही तो जाम हो जाता। तो मैंने अपना धीरे धीरे ऐसे गया और वो बैंक ऐसे फायर करी, गन उसके नीचे जाऊं, ग्रेनेड निकालूं और धीरे ऐसे टटोल गिरे, धीरे अंदर छोड़ दूं। वहां पत्थर का सारे गड़ाम तो कभी पत्थर सिर पर, कभी मुंगरा में, कभी ऐसे पड़ते रहे और फिर आराम से पत्थरों से निकलूं और फिर वो जो देखूं की साइड में उतनी देर वो मेजर अनवर खान मुझे गाली कर आए हिंदुस्तानी कुत्ते कोबरा, तू वायरलेस सेट पे मुझे वो कोबरा जूता बोल लेते ना। आज तेरे 16 टूक करूंगा। मैंने पठानी का दूध पिया है, मेरा नाम मेजर अनवर खान है। वो मुझे गाली काटे बहुत बुरी, वो जो मैं आपको बता रही थी। तो वो बामो को बेटा कोई ना मुझको, तू कुत्ता गैर चाहे कुछ भी कहता रहे। मैं अपनी उनकी बात सुनता रहा, धीरे धीरे उसकी पोजीशन देखता रहा, भाई कहाँ से। मतलब वो गुस्सा दिला रहा था कि बाहर निकले और हम खत्म करें। बहुत ज्यादा गुस्सा दिला, लेकिन मैं तो कमांडो था। और कमांडो को तो नाम मिल गया। ऊपर अगर कोई ऐसे घूस भी दे ना, कोई मतलब चक्कू भी घूस दे तो भी वो डेड बॉडी बन के रह जाएगा, मौका लागते ही फोड़ देगा। सामने से पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कर रहा मेजर अनवर खान बार बार चुनौती दे रहा था। दिगेंद्र तेजी से सोच रहे थे कि उनका अगला दांव क्या होना चाहिए। जैसे सुबह 4 बजे तक मैं 11 बैंकर उड़ा दिया। मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन, वो का सिर में गोली लगी हुई और वो बोलता कोबरा LMG ले ले तू। तो उसको लास्ट उसने मुझे LMG दी और उसके 750 गोली थी, वो अन्वेषण लिया। अच्छा। और वो लेकर के बर्फ में कटी हुई सीढ़ियों को जैसे मैं ऊपर चढ़ा और वो मेजर अनवर खान जो अपने जो सामने सीओ साहब की पार्टी थी ना, जो 100 मीटर पर उस पर दबादब फायर कर रहा था ऐसे। अच्छा। वो फायर कर रहा था उधर, तो वो फायर कर रहा था तो उधर मैं उसका पीछे चढ़ा। मेजर अनवर खान संभाल, बहुत देर हो गाली काटते हुए, हिंदुस्तान का सिपाही गाली नहीं देता, गोली देता है, मुझको संभाल। पाकिस्तानी मेजर अनवर खान दिगेंद्र सिंह के सामने आ चुका था और उन पर बंदूक तान दी थी। और मैंने उसके ऊपर गोली ठोकी। उसने क्या हुआ, मेरी LMG में वो एक ही गोली थी, वो मैगजीन में वो उसने फायर कर ली थी लहसनायक बच्चन ने, और उसमें एक ही गोली थी मैगजीन में। अरे मेरे धोखा दिगेंद्र, मैंने वो फायर करा तो एक ही गोली फायर हुई। अब वह गोली फायर हुई, वह होश का उसका पिस्टल में लगी या हाथ में लगी वो मुझे पता नहीं, इतना मुझे पता, वो पता नहीं भाई। अब वह छूट गई, उसने ग्रेनेड मारे ऐसे मेरी तरफ, तो ग्रेनेड को तो पता नहीं कैसे गया, तो वो नीचे फटा, तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो पत्थरों के टुकड़े वो मेरे लगे यहाँ पर। मैंने वो कमांडो टाइगर काटा फिर। अच्छा। वो कमांडो टाइगर काटते मतलब उसका सिर पकड़ा, सिर गच बटाया दे, बोले आ, फिर पास मेरे दिमाग में आई मुंडी काट ही ले। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए मैं कल की मीठी याद भी हूं, मैं आज की अपार शक्ति भी, मैं नए दौर की पहचान भी हूं, मैं परंपरा की बुनियाद भी, मैं एशपरा, प्रथा भी प्रगति भी। अपन को प्रोमो रिकॉर्ड करना है बाबा। नहीं, इतनी हरियाली दिल्ली में दिखाई नहीं देती जल्दी। अब देखो तरे हरा है, ऊपर हरा है, दाएं बाएं सब तो गायब हो जाएगा। कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं। यही तो है चमत्कार। आपको वो याद है एपिसोड 1, जो असली 3 तालियां उनको याद है? TRP का ट्रैप, मरकही पुलिस और सेक्सी प्याज पर चर्चा। क्या बात। वहां से हम 100वें पे जा रहे हैं। अरे जय हो तो बोलना भूल ही गए। हाँ, जय हो। 3 ताल 10 सितंबर को पूरे कर रहा है अपने 100 एपिसोड। सभी 3 तालियों को बधाई हो। राहुल गांधी की टी शर्ट पर छिड़ा सियासी घमासान, बीजेपी के एक ट्वीट ने माहौल गर्मा दिया।
भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। राहुल गांधी की शर्ट वाली फोटो बीजेपी ने ट्वीट की तो सियासी बखेड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ राहुल गांधी की फोटो और दूसरी ओर उस टी शर्ट की फोटो कीमत के साथ ट्वीट कर दी। कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा कि भारत देखो। बीजेपी ने राहुल गांधी के टी शर्ट की कीमत 41,257 रुपए बताई। जैसे बीजेपी ने ये ट्वीट किया, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने बिना वक्त गंवाए पलटवार किया और लिखा कि अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि बात कपड़े पर नहीं, महंगाई और बेरोजगारी पर होनी चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। शुक्रवार को राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर वार किया। दोनों पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। तमिलनाडु में राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज कन्याकुमारी से आगे त्रिवेंद्रम की तरफ निकल पड़ी है। आज जो यात्रा है वो तमिलनाडु से जो है केरल पहुंचेगी और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल किस तरह से यात्रा में आगे जो है यहाँ पर जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल है उस तरीके से यहाँ का हम आपको कलर दिखा रहे हैं। यात्रा में ढोल नगाड़े बजाते हुए यात्रा आगे बढ़ जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो लोग यहाँ पर जा रहे हैं और पीछे जो है आपको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी दिख जाएंगे। ये देखिए 3 लेयर आज सिक्योरिटी की रखी हुई है और इसके अंदर जो है आपको पीछे भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अंदर जो है आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ से जो है 3 to 4 लेयर ऑफ बैरिक पुलिस का जो है बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर हम आपको दिखाएं राहुल गांधी, उनके साथ तमाम और जितने कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं। ये पद यात्रा जो है बड़ी चली जा रही है। मुरुगमुंडम जो जगह है वहाँ से आगे केरला के लिए कन्याकुमारी में ये यात्रा जो शुरू हुई थी 7 सितंबर को, उसके बाद आगे जो है ये यात्रा जा रही है अब केरल की ओर, त्रिवेंद्रम की ओर। कल से जो है वो केरल में त्रिवेंद्रम में से जो है ये यात्रा का आगाज़ होगा। आज ये यात्रा शाम को जो है पहुंचेगी और यहाँ पर हम आपको पूरा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जो है आगे बढ़ के जा रहे हैं। मल्टी लेयर जो है यहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग करी हुई है, आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं और सामने आपको हम दिखाएं अगर तो पार्टी के अन्य जितने वरिष्ठ नेता हैं वो भी चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर ज्योतिमणि है, उनके साथ साथ केसी वेणुगोपाल है। और ये देखिए आज जो है वो उसमें पुलिस बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है कहा यही जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आज जो सिक्योरिटी को देखते हुए आगे जो इस यात्रा को बढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन दलबीर सिंह के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक कन्याकुमारी। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ
राजस्थान दौरे में कांग्रेस पर अमित शाह का दोहरा वार, कहा विदेशी टी शर्ट पहनकर देश जोड़ने निकले हैं राहुल। सीएम गहलोत पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। भारत जोड़ो यात्रा में ईसाई धर्म गुरु से मुलाकात पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी का सवाल, हिंदुओं पर जहर उगलने वालों की तारीफ क्यों? जयराम रमेश ने गोडसे का उछाला मुद्दा। लद्दाख में एलएसी के पास सेना प्रमुख मनोज पांडे का दौरा। सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार से भारत ने दिखाई ताकत। गोगरा हॉट स्प्रिंग से वापस लौट रही है दोनों देशों की सेना। कोलकाता में कारोबारी पर ईडी के छापे में काली कमाई का अंबार। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त। मोबाइल ऐप केस में रेड। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से भारी तबाही। तेज धार में गिरी इमारत, एक महिला की मौत। कई घरों में घुसा पानी और मलबा। युद्ध भूमि में लड़ रहा हर एक सैनिक शौर्य का प्रतीक होता है। टूर राजरिफ के हर योद्धा का इस विजय में पूरा योगदान था। घायल होने के बावजूद दिगेंद्र को एहसास था कि चोटी पर तिरंगा लहराना है तो अनवर खान को मार गिराना ही होगा। अब वो सीधा मेरे पर डाई मारी, मैंने वो डाई उसका हाथ इधर और मैं एलएमजी छोड़ी उसका ये पकड़ा यहाँ से सीधा, ऐसा कैसा टेटुआ, वो ये पकड़ दिया, हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। मुझे तू तो बोला मैं पठानी का दूध पिया, छुटवा किस लिए, दबा ले। मगर थोड़ी देर डट जाए यार, डट जा मुझे। तो उसका टेटुआ दबाया, लोग दमपटी होते और नीचे काफर मुझे छोड़ दे। मगर क्यों बरात मारा छोड़ दू, तू कोई रिश्तेदारी मारा छोड़ दू तुम। अब वो ऐसे हुआ, लेकिन वो क्या भारी पर कम शरीर था मेरे से। अच्छा हाँ, तो वो छुटाते ही जैसे ही, और उसने जो गोली मारी वहां पर, जो मेरे गोली मारी वो यहाँ लगी, जो बेल्ट की लाइन में, कमर में। अच्छा। हाँ कमर नहीं, जैसे ये बेल्ट है तो बेल्ट के यहाँ से निकल गई। वो जैसे कोई सी पेट का ऐसे छोतरा हड्डी का थोड़ा सा छोल लेगी, ऐसे टूटी टाटी कुछ नहीं, वो ऐसे ही मतलब छोल के लेगी बेल्ट की लाइन में, यहाँ लगी, यहाँ से ऐसे निकली, कहले मतलब इस साइड में। तो अब वो गद्दम पट्टी हुआ मैं। अब वो पाकिस्तान की तरफ जैसे ही भागना शुरू किया, मैं खड़े आया तो ये टांग मेरी लड़खड़ा गई, ऐसे बुरी तरह लड़खड़ाई। मैं मगर धोखा, मैं एक टांग दोनों हाथ टेके और टांग टेके उस पर डाई मारी सीधी ऐसे, बंदर की तरह डाई मारी ऐसे, और डाई मारी उसका कड़ पर पड़ा, पड़ते वो नीचे पड़ते वो ऐसे ढाल में गया नीचे जाते। मैंने वो कमांडो डाइगर काटा फिर। अच्छा, वो कमांडो डाइगर काटा, काटते मतलब उसका सिर पकड़ा, सिर गच बटाया दे, बोले आ, फिर बाद मेरे दिमाग में आई मुंडी काट ही ले मुझको। सवेरा हो चुका था। 13 जून 1999 को सुबह के करीब 5 बजे होंगे जब तोलो लिंक पर तिरंगा लहराने लगा। नायक दिगेंद्र सिंह तिरंगे को देख फूले नहीं समा रहे थे। कितने पाकिस्तानी साहब मारे थे आपने उस दिन? मुझे एक का भी नहीं पता मैंने कितने मारे, लेकिन मैं जैसे ही गया वहां श्रीनगर हॉस्पिटल में, तो देश का प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे 3 थप्पी मार के बोलता, वारे मेरे कलयुग के करण बली, तो 48 मारे। ग्रेनेड से जो मरे वो 48 थे, और मेरे साथी गोलियों से मारे वो अलग थे। तकरीबन 70-80 आदमी उस तोलोलिंग पर मारे। पूरी कंपनी खत्म करी थी वहां पर। पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी थी, उसको पूरी को खत्म किया गया। आज भी दिगेंद्र के शरीर में उन गोलियों के निशान उनकी वीरता के सबूत के तौर पर मौजूद हैं। पलट कर देखते हैं तो यह मिशन असंभव था, पर देश के लिए यही होता है जवानों का पूर्ण समर्पण। अपनी जवानी, अपना जीवन, सब देश के नाम कुर्बान। पहाड़ी युद्ध में 2 ही चीजें अहम होती हैं, आड़ और असलहा। 80-90 डिग्री की सीधी चढ़ाई वाले चट्टानों पर सैनिकों को आड़ थी केवल प्रार्थना की, और कई दिनों तक जंग के मैदान में बिना सपोर्ट फंसे रहने के कारण असलहा था बंदूक का नेजा, अपने हाथ और हिम्मत।
दुश्मन इतनी मजबूत स्थिति में था कि वो एडवांस शुरू होते ही रोक देता था। एक बार तो ग्रेनेडियर्स की 2 पलटन 16 दिन तक एक रिज पर फंसी रही। तोलोलिंग पर नियंत्रण मुमकिन हुआ था अनगिनत बलिदानों से। किसी भी मोर्चे पर कूच के लिए सैनिकों को प्रतीक्षा करनी होती थी मौसम के खराब होने की, यानी ऐसा वक्त जब बर्फीला तूफान हो, हवाओं की आवाज आर्टिलरी शेलिंग की आवाज से टक्कर ले सके। ऐसा वक्त जब तापमान -10-20 डिग्री तक गोते लगाए ताकि दुश्मन बंकर में छिपने को मजबूर हो जाए और आगे बढ़ते सैनिकों को देख न पाए। पर ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं और सैनिकों में मुहिम को जल्द खत्म करने का जज्बा भी तो रहता है। ऐसे ही एक दिन आवेश और आवेग में ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी की अगुवाई करते हुए मेजर अधिकारी तेजी से आगे बढ़े और दुश्मन के 15 मीटर के दायरे में पहुंच गए। दुश्मन ने अपनी बंदूकों का पूरा जोर उस टुकड़ी पर लगा दिया, जैसे कोई दैत्य निरंतर आग उगल रहा हो। असलहा खत्म होने पर भारतीय सैनिक पाकिस्तानियों से गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भी डटे। मेजर अधिकारी समेत 2 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। गोलीबारी इतनी भीषण थी कि सैनिक अपने शहीद साथियों के शव भी नहीं उठा पा रहे थे। कैप्टन सचिन निम्बालकर उस समय घातक टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे। 15,000 फीट पर एक बड़े चट्टान के पीछे बस पैर रखने की जगह भर में सैनिक 3 दिन तक फंसे रहे थे। तब पाकिस्तानियों ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकलने के लिए उकसाने की कोशिश की और ताना मारते हुए कहा, ऊपर आ जाइए साहब, हमारे पास हथियार नहीं है, आकर अपने मेजर साहब की बॉडी ले जाइए। तब कैप्टन निम्बालकर ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी बॉडी भी ले जाने आया हूं। उस रोज ऐसा नहीं हो पाया। वीरगति को प्राप्त हमारे सैनिकों के शरीर वहीं रहे। लेकिन जब पूरी स्थिति को आंक कर भारत ने अंतिम आक्रमण किया था, तब पाकिस्तानियों की लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। हम अपने शहीद पराक्रमियों को भी वापस लाए और पाकिस्तानियों की लाशों को भी दफन किया। तोलोलिंग ठीक मुख्य सड़क पर था, इसीलिए इस चोटी पर पाकिस्तानी नियंत्रण ऐसा था जैसे वो हमारा गला घोंट रहा। 510 किलोमीटर लंबे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे का एक अहम हिस्सा 32 दिन की कोशिशों के बाद मुक्त हो चुका था। हफ्तों से जूझ रही भारतीय सेना को उसकी पहली कामयाबी मिली थी तोलोलिंग में। कहने को यह केवल एक लड़ाई की जीत थी, पर करगिल में हर मोर्चे पर लड़ रहे जवानों को हौसला दे रही थी। तोलोलिंग में तो सभी जवानों का मनोबल 7वें आसमान पर था। तोलोलिंग में जीत मिल गई थी, चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था, पर यह बस लड़ाई की शुरुआत थी। दुश्मन ने मरते मरते रीइंफोर्समेंट्स की गुहार लगा दी, यानी तोलोलिंग पर काउंटर अटैक लाजमी था। बाद में काउंटर अटैक में मेरे साथियों को बहुत गोली लगी, वो 9 तो शहीद हो ही गए। और उसके बाद में जो हमारे साथी सतवीर चीता था, प्रदीप था दिल्ली का, जो मतलब उसका भी गोली लगी। कई आदमियों को तोलोलिंग पर, हमारी चार्ली कंपनी के, मेरी कंपनी के बहुत आदमियों को गोली लगी जो आज जिंदा भी है। तोलोलिंग पर नियंत्रण मजबूत रखने की आवश्यकता थी और वो भी तेज गति से।
12 जून को तोलोलिंग जीतने के बाद 13 जून की सुबह तक राजपुताना राइफल्स के जवानों ने तोलोलिंग से करीब 100 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित बर्बाद बंकर को हासिल कर लिया था। अब तक हमारी बोफोर्स तोपें पहुंच चुकी थी और बोफोर्स से तोलोलिंग को कमजोर करने के लिए बहुत जरूरी था कि वहां पे हेवी सेलिंग कराई जाए। तो क्रेस्ट के अंदर आर्टिलरी का इफेक्ट फायर डालने के लिए वो ही एक ऐसी जगह थी, वो एक बंकर था जहां पे इफेक्टिव फायर आरटी के गोले वहां ज्यादा गिर रहे थे, जिसकी वजह से वहां सारा बर्बाद हो गया। इसीलिए हमारी यूनिट ने ही उसका नाम बर्बाद बंकर रखा और उसी का रेफरेंस देकर के आगे की लड़ाई लड़ी गई। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए मैं कल की मीठी याद भी हूं, मैं आज की अपार शक्ति भी। मैं नए दौर की पहचान भी हूं, मैं परंपरा की बुनियाद भी। मैं एशपरा, प्रथा भी, प्रगति भी। दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ II को ये रॉयल गन सैल्यूट है। पूरा ब्रिटेन महारानी के निधन पर गमज़दा है। उनकी याद में ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में उन्हें गन सैल्यूट से श्रद्धांजलि दी गई। लंदन के हाइड पार्क और टावर ऑफ लंदन में ये तोपें दागी गई, तो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग कैसल में भी कुछ ऐसी ही श्रद्धांजलि दी गई। उत्तरी आयरलैंड के हिल्सबोरो कैसल और वेल्स में भी रॉयल गन सैल्यूट का आयोजन हुआ। 96 तोपों की ये सलामी उस महारानी की याद में थी जिन्होंने 96 साल की उम्र में ही गुरुवार की रात को दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रिटेन के लिए यह बेहद मुश्किल घड़ी थी, लेकिन वक्त की सुई कहां रुकती है। परंपरा का निर्वाह करते हुए तब तक के प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स बन गए। अपनी मां एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पहली बार चार्ल्स कल लंदन लौटे। ये उनके लिए बेहद भावुक पल था। बकिंगहम पैलेस के बाहर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सभी ने उनका वेलकम किया और फिर देर रात उन्होंने ब्रिटेन को संबोधित किया। राजा बनने के बाद किंग चार्ल्स का राष्ट्र के नाम पहला संबोधन था। अपने संबोधन में उन्होंने महारानी को याद किया और बताया कि एलिजाबेथ द्वितीय होने के क्या मायने थे। Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के साथ ही चार्ल्स किंग बन गए, लेकिन आज लंदन में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। सेंट जेम्स पैलेस में असेसन काउंसिल की आज बैठक होने वाली है, जिसमें औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से पूरी दुनिया शोक में डूबी है। कई देशों में राजकीय अवकाश कर दिए गए हैं। ब्रिटेन में अंतिम संस्कार से पहले की प्रक्रिया जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि वो भी क्वीन के अंतिम संस्कार में शामिल होने ब्रिटेन जाएंगे। I had the opportunity to meet her before she passed, and she was an incredibly gracious and decent woman. And the thoughts and prayers of the American people are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth in their grief.
70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। ग्रेनेडियर्स पर जिम्मा था हम पर कब्जा करने का। इस बेहद महत्वपूर्ण फीचर पर दुश्मन मजबूती से काबिज था। एक एक कदम आगे बढ़ाना ऐसा था जैसे शोलों के दरिया से गुजर कर जाना। पाकिस्तान ने तो सारे बंकर बना रखे थे, उसको संगर की तरह पत्थरों से बना रखे थे। दे वर स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड पोजीशंस। तभी तो शुरू में कितनी हमें परेशानी हुई थी। फर्स्ट अबाउट 2-3 वीक्स वी हैड ह्यूज कैजुअल्टीज। जवानों को गोलियां लगती, वो गिरते, फिर भी आगे बढ़ते। ये लड़ाई सिर्फ एक चोटी की नहीं थी, बल्कि 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की थी। उम्मीदें मध्यम थी, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों का शौर्य बेमिसाल। 14 जून तक हम पर हिंदुस्तानी नियंत्रण था। This is a classic example in the military history across the world, जब इन्फेंट्री ने इस किस्म की हाइट्स को कब्जा किया है। आसान नहीं है ये। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए, इसके लिए बड़ा जोश चाहिए। उसी वजह से ये हो सकता है, नहीं तो वरना नहीं हो सकता ये। तोलोलिंग से खदेड़े जाने से दुश्मन को तगड़ा झटका लगा था। 3 दिन में आसपास की जो अहम चोटियां थी वो वापस हिंदुस्तानी नियंत्रण में आ चुकी थी। अब 2 राजपूताना राइफल्स पर जिम्मा था इस नियंत्रण को आगे सशक्त करना। इसके लिए 3 पिंपल्स कॉम्प्लेक्स में आक्रमण की योजना थी। तारीख चुनी गई 28 जून 1999। 28 जून की रात थी जब 2 राजरिफ की टुकड़ी ने रिज पर चढ़ाई शुरू की। उस रोज चांदनी रात थी, यानी रात होने के बावजूद भरपूर रोशनी, और दुश्मन उन्हें सीधा देख सकता था। निशाना साध कर गोलियां चला रहा था। इस टुकड़ी में शामिल थे 23 साल के लेफ्टिनेंट विजयन थापर। आखिर में वो सिर्फ 15 मीटर दूर थे पाकिस्तानियों से, और उनके साथ क्योंकि इतनी नैरो हो गई थी रिज लाइन नॉल के आगे कि उसके ऊपर 2 या 3 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते थे। तो 2 ही आदमी थे आगे बिल्कुल, एक विजयन था, एक उनका नायक तिलक सिंह, दोनों थे, और एक पत्थर की आड़ से वो पाकिस्तानियों को एंगेज कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए कई जवानों को गोलियां लग चुकी थी, पर कोई विकल्प नहीं था। जब अंधाधुंध गोलियां बरसती तब सैनिक खतरनाक खाई की आड़ लेते, और जब दुश्मन बंदूकों को रीलोड करने के लिए रुकता तब जल्दी से जितना चढ़ सकते थे चढ़ जाते। राजरिफ के योद्धा अब पाकिस्तानी बंकरों से केवल 15 मीटर की दूरी पर थे। गोलियां तेज बारिश की तरह बरस रही थी। लेफ्टिनेंट विजयन थापर नायक तिलक सिंह के साथ इसी फासले से मुकाबले में डट गए। सामने से 2 मशीन गन लगातार गोलियां बरसा रही थी। जब लगभग 1.5 घंटे के बाद भी संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकला तो लेफ्टिनेंट विजयन थापर ने आगे जाकर दुश्मन का काम तमाम करने का फैसला किया। लगभग 1 घंटे तक, 40 मिनट से 1 घंटे तक उनकी आपस में खूब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। पूरी, मैं जब गया था वहाँ पे पूरी वो जगह खाली खोखों से भरी पड़ी थी, और उस तरफ पाकिस्तानी थे, वो भी उतनी ही फियर्स फायरिंग वो भी कर रहे थे, और पत्थर पूरा बुरी तरह से मशीन गन की फायर से पेपर हो चुका था। और जब खूब गाली गलौच भी हो रहा था, गाड़ियाँ ये आपस में फायरिंग भी चल रही थी और गालियाँ भी दे रहे थे एक दूसरे को। और उसके बाद में थोड़ा वक्फा हुआ फायर में, तो विजय ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इनके ऊपर, बंकर के ऊपर धावा कर देते हैं। और जैसे ही वो खड़े हुए उसी वक्त वो पाकिस्तानी ने गोलियां चला दी।
दुश्मन की गोली लेफ्टिनेंट विजय थापर की बाईं आंख को भेद गई। उनका निढाल शरीर नायक तिलक सिंह की बाहों में गिर गया। अपने जिंदा दिल अफसर को इस हाल में देखते ही जवानों का खून खौल उठा। वो मौत बनकर पाकिस्तानियों पर बरसे। टाइगर हिल के पीछे ब्लैक रॉक, थ्री पिंपल और नोल के ऊपर हमारी यूनिट को टास्क दिया गया, जिसके अंदर 28 जून की रात को हमारी यूनिट ने तीनों ऑब्जेक्टिव को लिया, जिसकी हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मेरे 3 साथी अधिकारी मेजर पदमपानी आचार्य, कैप्टन केंगेरेसु और कैप्टन थापर शहीद हो गए और 7 जवान शहीद हो गए, लेकिन हमने वहाँ भी विक्ट्री हासिल करी। ये बिल्कुल सही है, हमारी यूनिट के जब 4 अधिकारी, 2 सरदार साहिबान और 20 जवान खत्म हो गए थे, तो इतनी हमारे अंदर शोक की लहर थी कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेरे सीओ कर्नल रविंद्रनाथ साहब हिल गए थे, लेकिन हम लोगों ने आपस में बैठ करके और हिम्मत बंधा के हिम्मत रखी। सुबह की रोशनी फैली तब तक पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त हो चुके थे। दुश्मन भाग चुका था और हिंदुस्तान ने अपनी जमीन वापस हासिल कर ली थी, लेकिन राजरिफ ने 22 सैनिक और 3 अफसर खो दिए थे। यह उनका बलिदान ही था कि रणनीतिक तौर पर यह असंभव मिशन सफल हुआ था। करगिल युद्ध में हर मोर्चा मिशन इम्पॉसिबल जैसा था, पर भारतीय सैनिकों के हौसले के आगे कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सतीश रुहाल और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम। पूरी